नमस्कार। खबर फास्ट पर बड़ा मुद्दा लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। दिल्ली और हरियाणा जैसे उत्तर भारत के राज्य अक्टूबर का आखिर आते आते ठंडे हो चले हैं। ठंडी ठंडी हवाओं से शरीर सिहरने लगा है। सुबह शाम टंकी में भरे पानी की ठंडक से आने वाले सर्द मौसम की आहट महसूस की जा रही है। वहीं हरियाणा में एलनाबाद उपचुनाव के लिए कल मतदान होना है। मौसम ठंडा है, लेकिन इस उपचुनाव में किसान आंदोलन वाले अलाव की तपिश और गर्मी भी खूब महसूस की जा सकती है। चुनाव का मौसम ऐसा है कि जो दिल्ली दरबार आज तक ये कहता था कि किसानों ने आंदोलन के बहाने दिल्ली के रास्ते रोक रखे हैं, उसी दिल्ली दरबार के सिपा सलार यानी कि दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर से पुलिस बैरिकेड्स भी हटाने शुरू कर दिए। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना कह रहे हैं कि किसान नेताओं से बात हुई है, हम सकारात्मक माहौल बनाना चाहते हैं। खैर 11 महीने से सकारात्मक माहौल क्यों नहीं बन पाया ये कोई नहीं जानता। एलनाबाद उपचुनाव की पटकथा भी इसी किसान आंदोलन की परिधि में लिखी गई थी, जब किसानों के समर्थन में हरियाणा में इनेलो पार्टी के इकलौते विधायक अभय चौटाला ने एलनाबाद सीट से इस्तीफा दे दिया था। अब यह माना जा रहा है कि एलनाबाद की हार और जीत किसान आंदोलन की मौजूदा स्थिति और हरियाणा के साथ साथ केंद्र सरकार के प्रति किसानों के रुख का लिटमस टेस्ट होगा। और शायद ये ठंडा, शांत और पॉजिटिव चुनावी मौसम इसी का परिणाम है। इसी मुद्दे पर होंगे कई सवाल, तो चलिए शुरू करते हैं बड़ा मुद्दा। तो किसान आंदोलन और एलनाबाद उपचुनाव की इस ठंडी और पॉजिटिव इक्वेशन पर चर्चा शुरू करें उससे पहले हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला और जननायक जनता पार्टी के संयोजक अजय चौटाला के बयान सुनिए और अंदाजा लगाइए कि इस ठंडे चुनावी मौसम की तासीर कितनी गर्म है। ये पता होने के बावजूद भी कि कानून स्टे है, केंद्र सरकार ने रोक लगाई है, उसके बावजूद भी ये इस्तीफा दिया और ये इस्तीफा देने के बाद जैसी चर्चा थी कि मैं जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा, ऐसी बातें कहते रहे। मैं पूरे एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में गया। मुझे तो कहीं कोई किसान विरोध तो नज़र नहीं आया। 2-4 जगह उन्हीं के पेड लोगों ने, जो बाकायदा मीडिया के समक्ष नंगे भी हो चुके, उनकी गाड़ियों पे भी झंडे लगे हुए थे, उनके हाथ में बैंड भी पहने हुए थे, ऐसे लोगों ने जरूर कहीं काले झंडे लेकर के हू हल्लड़ करने का प्रयास किया। इस्तीफा देने से पहले जो ये कहते थे कि जब तक कृषि काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे, जब तक आपकी समस्याओं से निजात नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं विधानसभा की दहलीज भी नहीं देखूंगा। उन्हें थोड़े दिनों में दहलीज फिर दिखाई देने लगी और घमंड में आकर के जो ये कहते थे कि मैं तो मतदाताओं के पास वोट मांगने के लिए भी नहीं जाऊंगा इलाहाबाद में। उन्होंने सुबह 6 बजे से लेकर रात को 1-1 बजे तक लोगों के दरवाजे पे नाक रगड़ने का काम भी किया। तो शाम का वक्त है और दिल्ली बॉर्डर्स पर ठंडा और पॉजिटिव माहौल है, लेकिन हरियाणा के नेताओं के बयानों से उपचुनाव की तासीर का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उपचुनावों की सरगर्मी कितनी बढ़ गई है। कुछ खास मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमकार सिंह हैं, प्रवक्ता इनेलो, रंजिता मेहता, प्रवक्ता बीजेपी, बालमुकुंद शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। ओमकार सिंह जी, सबसे पहला सवाल आपसे, ये कहा जा रहा था कि भाई किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया, सवाल भाई उठा रहे हैं तमाम राजनीतिक दल, तमाम जो आपके विरोधी दल हैं कि भाई पहले कह रहे थे कि जब तक किसानों का मसला सुलझेगा नहीं तब तक विधानसभा का रुख नहीं करेंगे, और अब फिर से चुनावी मैदान में आ गए हैं अभय चौटाला। जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अब भाई अभय चौटाला ने कब लोग
लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी को भी चुनाव में खड़े होने की बात है। आज राजनीति का स्तर में देखा था इतना ज्यादा गिरा दिया इन लोगों ने बीजेपी और जेजेपी वालों में। ये वही जेजेपी वाले हैं जहाँ भाई दुष्यंत चौटाला क्या बोलते थे, भाई नहीं मैं कहूंगा तुम्हारे तो अजीज ही है, दुष्यंत चौटाला बोलते थे कि ब्याह खट्टर का और फोटो मोदी की। ये वही दुष्यंत चौटाला जो कहते थे कि ये कहते थे 75 पार, वो कहते थे 40 पार, वो कहते थे यमुना पार। तो ये जो एक दूसरे की गोद में बैठ के राजनीति, इससे ज्यादा गंदी क्या हो सकती है। जिस दुष्यंत चौटाला को किसान ने वोट सिर्फ ओमकार सिंह जी, मुझे एक बात समझा दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि भाई अभय चौटाला ने कब कहा कि जब तक किसानों का मसला हल नहीं होगा तब तक वो विधानसभा की शक्ल नहीं देखेंगे, विधानसभा का रुख नहीं करेंगे, आप ये बात कह रहे हैं। मुझे ये समझा दीजिए कि अगर किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया है और ये बात जगजाहिर है कि अभी तक किसानों का मसला जो है वो हल नहीं हुआ है, तो क्या नैतिक तौर पर ये सही है? क्या इसका मतलब वही नहीं बनता? तो क्या भाई अभय चौटाला जी चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या लोकतंत्र में उनको चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है? ऐसा कौन सा कानून है? फिर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ बीजेपी जेजेपी वालों के, इनके दर्द क्यों हो रही है अगर भाई अभय सिंह चौटाला दोबारा मैदान में आ गए? नहीं, कहीं ये वही बात तो नहीं हो गई जो सुभाष बराला कह रहे हैं। मेरी बात पूरी कर ले जी ओमकार सिंह जी, जो आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सब हर किसी को चुनाव लड़ने की आजादी है, लोकतंत्र का आप हवाला दे रहे हैं, लेकिन सुभाष बराला भी तो कह रहे हैं कि भाई उंगली काटकर शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं अभय चौटाला। तो ऐसी उंगली ये भी कटवा लें, इनको किसने रोका उंगली कटवाने से? और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, जब भाई अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था, बकायदा पंचायत करा के इस्तीफा दिया था, और जब दोबारा उम्मीदवार बनाया गया 2 बड़ी बड़ी पंचायतें हुई। रंजीता मेहता जी, मलाई चाटो, आप हंसो ना, मलाई चाटने वाले हो आप, थाली के व्यंजन हो। स्पष्ट बोलता हूं मैं, आप सत्ता के लालच में कांग्रेस को छोड़ के गए हो। आपको तो बात करने का कोई अधिकार नहीं है, आपको क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं है। अरे ये वही आपके नेता है जो कहते थे 75 पार और जेजेपी वाले कहते थे यमुना पार। ये वही है ना जो ये कहते थे ताई हम तो गाँवों में से शराब दूर कर देंगे, और आज ठेके स्पेशल गाँव में खोले जा रहे हैं। ये वही बीजेपी और जेजेपी के नेता है। जेजेपी को वोट किसकी मिली? किसान की वोट मिली, और किस लिए मिली? बीजेपी के विरोध में। अरे बीजेपी को तो जनता ने नकार दिया था, 90 में से 40 सीटें दी। जी चलिए, ठीक है, ठीक है ओमकार सिंह जी, ये तो आप भी कह रहे हैं, देखिए ये तो आप भी कह रहे हैं, आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं सर कि बीजेपी को किसानों का वोट मिला, तो अभय चौटाला उस वक्त यही सोच रहे थे क्या कि यही मौका है, उंगली काटकर शहीद हो लिया जाए? भूषा जी मैं बताता हूँ, जेजेपी को किसान का वोट इसलिए मिला क्योंकि जेजेपी ने बोला था कि हम बीजेपी की गोद में कभी भी नहीं जाएंगे। लेकिन इनकी बात पे विश्वास कौन करेगा? इन्होंने राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया है। और आज ये मेरी बहन रंजीता मुझे बोलने का मौका दे, हंस रही है। आ रहा हूं रंजीता जी, आ रहा हूं। पूछे कि अगर पंचकुले में मेयर की टिकट इनको मिल जाती तो कांग्रेस बहुत अच्छी थी। अरे मेयर की टिकट नहीं दी, ये लालची किस्म के लोग जो टिकट ना मिलने से पाला बदल के बीजेपी में घुस गए, ये मलाई चाटने वाले, इनकी वजह से ही आज राजनीति बदनाम है। आज अगर लोग बात करते हैं, आज अगर लोग बात करते हैं किसी नेता को गाली निकालते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इन थाली के व्यंजन की वजह से निकालते हैं। नहीं ठीक है, ठीक है रंजीता जी जवाब दीजिएगा, रंजीता जी जवाब दीजिएगा। एक सवाल मैं और ओमकार सिंह जी से ले लूं। ओमकार सिंह जी, आप कह रहे हैं किसानों का विरोध, आज अजय चौटाला कह रहे हैं इतने गाँव में वो घूमे लेकिन कहीं उनको किसानों का विरोध नहीं दिखा। आप ही के लोग थे जो काला झंडा लेकर मैदान में उतरे थे विरोध करने के लिए, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। और दिल्ली बॉर्डर पर देखिए ना सर, किसानों ने अपने टेंट हटाए, आज पुलिस ने अपने बैरिकेड्स हटा लिए। पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि भाई सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, पॉजिटिविटी सकारात्मकता दिख रही है, फिर परेशानी किस बात की है? भूषा जी पहले तो मैं बता दूंगा, किसानों ने रोड तो बंद कभी भी नहीं करी थी जी। अरे रोड तो इस सरकार ने बंद करी थी। इन्होंने खड्डे खोदे थे करनाल में, इन्होंने पिपली में लाठी चार्ज किया था, और दिल्ली बॉर्डर पे इन्होंने कीलें ठोकी थी। आपको याद होगा, कीलें आपके चैनल ने भी दिखाई थी। इन्होंने तो किसान ने कब रोकी सड़क? किसान ने ना पहले रोकी ना खोली, ये तो सरकार ने रोकी थी, सरकार खोल रही है और हम भी स्वागत करते हैं, किसान नेता भी स्वागत करते हैं। अब बात करता हूं मैं अजय चौटाला जी की। उनको किसान नजर नहीं आ रहे, वहां काले झंडे जो दिखाए, वहां दुष्यंत चौटाला को जो नोट दिखाए 500-500 के, इनका जसविंदर खैरा को 500-500 रुपए लेने के नोट दिखाए, वो किसान नहीं थे क्या? वो इलाहाबाद का किसान नहीं नजर आया इनको? अरे यही तो बात है, यही सत्ता का नशा जो चढ़ा हुआ ना वो उतरेगा जरूर। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूं। रंजीता जी आप जवाब दीजिएगा। मेरा भी एक सवाल मैं ऐड कर दूं। दिल्ली की बॉर्डर्स पर ठंडा माहौल है और ये जो सकारात्मकता दिख रही है, पॉजिटिविटी दिख रही है, ये कहीं चुनावी तो नहीं?
भविष्य आपने मुझसे सवाल किया। जी जी भविष्य देखिए, जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता की बौखलाहट है, साफ तौर पे नजर आ रहा है कि इलाहाबाद का मूड क्या है। आज चलिए जिस वो तो तरीके सामने से आ प्यार जाएगा, और दूर क्या, दो तरफ आप का पता पहले लग इनकी जाएगा। आवाज म्यूट कर दीजिए। भविष्य ओमकार जी सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास भी। आपको भी पूरा समय दिया, आपको आगे भी समय मिलेगा। सुन लीजिए एक बार रंजिता जी क्या कह रही हैं। अगर पहले अनडिस्टर्ब भूषा जी, ये मेरी आवाज नहीं म्यूट कर सकती, ये मैडम अपनी आवाज का नहीं देखिए ख्याल कोई भविष्य जी, नहीं देखिए कोई किसी की आवाज ये बौखलाहट है, आवाज म्यूट नहीं कर रहा है, ये लेकिन इनकी घबराहट थोड़ा है। थोड़ा संयम रखें सर। आ रहे हैं आपके पास, वापस आएंगे। घबराहट और बौखलाहट है जिसकी वजह से ये कर रहे हैं। जी और जी देखिए, मैं रंजिता जी स्वयं बोलिए। भविष्य पिछले 15 दिनों से स्वयं मैं इलाहाबाद की धरती पे हूँ जी और मैंने एक एक गांव जाकर यहाँ पर ब्यौरा लिया है। निश्चित तौर पे आज इलाहाबाद की जनता 17 साल का वनवास काटने के बाद आजादी लेने जा रही जी है और जिस तरीके का प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है, निश्चित तौर पे मैं ये दावा नहीं वादा करती हूँ कि यहाँ पे कमल नहीं। खिलेगा और यहाँ की हिस्सेदारी जो है जी सरकार में चलिए, अपना आप हिस्सा सरकार में लेने के लिए भागीदारी का बात लेकर जनता के बीच है इलाहाबाद में। अब 11 महीनों देखिए, से अभी- देखिए अब मौसम ठंडा है, पॉजिटिविटी भी दिख रही है। पिछली सर्दियां भी हमने देखी, इसी सर्द मौसम में तासीर बहुत गर्म थी उस वक्त, तब ये पॉजिटिविटी या सकारात्मकता की बात दिल्ली के किसी पुलिस अधिकारी ने नहीं कही। देखिए, मैं आपको बार बार यही बताना चाहती हूँ कि अगर आज इलाहाबाद उपचुनाव की बात करते हैं और एक तरफ दिल्ली बॉर्डर की बात करते हैं, जी दिल्ली बॉर्डर पर जिस तरीके से अराजकता का माहौल विपक्ष ने बनाने की कोशिश की थी, आज जनता जनार्दन भी समझ चुकी है, किसान भी समझ चुका है जी। और आम जनता ये पहचान चुकी है कि जिस तरीके से ये माहौल खराब कर रहे थे किसानों का मुखौटा पहनकर, आज इलाहाबाद के अंदर अगर मैं बात करती हूँ तो संयुक्त किसान मोर्चा, उसके 43 संगठन जो है, इनमें से बताइए एक भी संगठन की एक राय क्यों नहीं है। आज इनके सो कॉल्ड जो नेता अपने आप को कहलाते हैं, चडूनी जी, वो एजेंट बनकर किसी पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। दूसरे इनके बड़े नेता कहलाते हैं राकेश टिकैत, वो वहां यहाँ पर 60 लाख में बिककर किसी के लिए वोट मांगते नजर आते हैं। तो आज जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया है, मैडम, बिकने वाले साफ पता आप लोग चल- होंगे। साफ ये पता राकेश चल टिकैत चुका के है ऊपर आप कि ऐसा इल्जाम संयुक्त ना लगाओ। किसान मोर्चा का नेताओं के जब ऊपर एक इल्जाम ना अपना लगाओ, बिकने वाले आप लोग होंगे। विकल्प प्रचार, तो उसको इन्होंने सपोर्ट क्यों नहीं किया, उसके लिए इन्होंने वोट क्यों नहीं मांगी, अपने ही किसान भाई को क्यों सपोर्ट नहीं किया। तो आप साफ समझ सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ राजनीति हो रही थी, अपनी रोटियां सेकी जा रही थी और जो बार बार विरोध की बात की जा रही है कि इनको काले झंडे दिखाए, इनका विरोध किया, इनको ये किया। आज इलाहाबाद का एक भी वोटर, एक भी चेहरा अगर विरोध के अंदर खड़ा हो तो हम राजनीति छोड़ देंगे। चलिए, सारे ठीक है, पेड वर्करों ठीक को है। आस पड़ोस से बुला चलिए, ठीक है, आ रहा हूं दोनों के पास में। ओमकार जी, जरा बाल मुकुंद शर्मा जी भी इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। रंजिता जी ने उन पर भी आरोप लगा दिया एक बार फिर से, आरोप लगा क्या दिया, आरोप को रिपीट कर दिया। हाँ मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ एक बार। राजनीति छोड़ने की बात कर रहे हैं, टिकट ना अरे मिलने के लिए ओंकार कांग्रेस जी, छोड़ के बीजेपी में चले चांद गए। ये निकलेगा राजनीति तो सबको छोड़ेंगे। नजर आएगा। अरे ऐसे लोगों ने तो हमसे मत राजनीति पूछिए का हमारी गिरा सब्र दिया। की इंतहा ऐसे कहाँ लोगों तक की है। वजह से ही तो राजनीति ताकत आज देख डूबी लिया हो सालों, चुकी तेरी है। ताकत आप कहाँ तक राजनीति है। छोड़ने की आप बात क्यों करते चिंता हैं, करते ये हैं इस जनता बात की? छुड़वा देगी आज आपको इलाहाबाद राजनीति। की आप जनता छोड़ने को वाले नहीं हो, फैसले दीजिए। जनता छुड़वा आपके देगी आपको डराने की राजनीति। राजनीति, आपकी धमकाने की राजनीति, आपकी धुतकारने की राजनीति, आपकी जिस तरीके से आप लोग यहाँ की जनता को जूती में रखते थे, आज उस बहुत आपको दर्द जूते लगता है जब मारने कोई के लिए सच्ची तैयार बात है। होती है, बहुत दर्द आपको चलिए लगता है। ठीक है, जल्दी ठीक है रिजल्ट सर, मिलेगा। ठीक है जल्दी मैडम। ही यहाँ पर कमल मैडम खिलेगा। बहुत ठीक दर्द है, लगता है। बालमुकुंद शर्मा जी से भी हम थोड़ा रिएक्शन ले लें, जो आपने आरोप भी लगाए। बालमुकुंद शर्मा जी, आज दिल्ली के बॉर्डर पर पॉजिटिविटी दिखी, शांत माहौल रहा, ठंडा माहौल रहा, और जिस तरह से पहले जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जाते थे कि भाई विपक्ष और खास करके कांग्रेस किसानों को बरगला रही है, आज आप देखिए बरगला नहीं रहे हैं, तो सकारात्मकता दिख रही है। नहीं, देखिए वस्तु स्थिति क्या है, जी जमीनी हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, उसी पर जनता जनार्दन का फैसला आता है। और वो हम लोग आज मीडिया में आप लोग डिबेट करते हैं, अगर हम ऊंची आवाज में बोलेंगे ये नहीं हो सकता, जो झूठ है वो सच नहीं तब्दील हो सकता। जी सच क्या है? सच ये रहा है, जब किसान आंदोलन शुरुआती दौर में था, पंजाब के किसान हरियाणा में एंट्री करके दिल्ली जाना चाहते थे, तो बीजेपी की गवर्नमेंट ने हरियाणा में सड़कें खुदवा दी। ये ऑन रिकॉर्ड है, कोर्ट में भी विचाराधीन केस है। जी सड़कें खुदवा दी, फिर हरियाणा के किसानों ने सहयोग किया पंजाब के किसानों का, और हरियाणा पंजाब का किसान मिलकर के दिल्ली रामलीला मैदान पे जाना चाहता था, जंतर मंतर पे जाना चाहता था। जी क्योंकि रामलीला मैदान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोई धरना प्रदर्शन पूरे देश का तकरीबन पूरे हिंदुस्तान से लोग जब आते हैं या तो रामलीला मैदान पे आते हैं या जंतर मंतर। जी
दिल्ली पुलिस ने उनको रोक दिया। दिल्ली पुलिस ने उनको परमिशन नहीं दी, उन्होंने एक और स्थान उनके लिए अनुमोदित किया कि आप इस स्थान पर जा सकते हैं, वो किसानों ने नहीं माने। जी इसी कसम कस पे आकर के किसान वहां बॉर्डरों पे रुक गए। जी बॉर्डरों पे एक जब किसान आकर के बैठा तो ये जो किले हैं, जो ये तार बाड़ है नहीं या सर, जो परमिशन बैरिकेड तो अभी नहीं मिली है ना दिल्ली जंतर गवर्नमेंट ने मंतर किया। जाने की। हाँ जी, सुनिए मेरी अभिषेक बात। जी, इस बात वो में सारा आज बाल ये मुकुंद बीच में शर्मा ना मेरे बोले, बड़े देखिए भाई मेरी हैं, बात पूरी होने दें। इन्होंने मैं खुद ही बीच में नहीं बोलता सच्चाई किसी के। खुद नहीं ये बाल पूरी मुकुंद जी, मैं आपकी डिबेट तारीफ कैसे हो करने जा सकती रही है? हूँ। चलिए ठीक है बाल रंजीता मुकुंद जी मैं जवाब आपकी दीजिएगा, तारीफ मैं आऊंगा करने आपके जा पास। रही हूँ। मैं आपकी तारीफ नहीं। करने जा रही हूँ बाल मुकुंद जी कि अच्छी बात है कोई प्रवक्ता कांग्रेस का मिट्टी ऐसा गोली है ना जो इस बात दीजिए। की सच्चाई को स्वीकार करता है कि पंजाब के किसान नाराज थे जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, और वो लोग दिल्ली जाना चाहते थे बाया हरियाणा। यहाँ पे हरियाणा के किसानों को बरगलाकर विपक्ष में उनके साथ नहीं, मिला आप दिया। पूरी ठीक है, होने चलिए दीजिए। चलिए रंजीता जी, एक आपके पास वापस आऊंगा। आप हरियाणा जब नहीं रोका, दिल्ली पुलिस ने रोका। इस बात पहले की पूरी अच्छी बात बात है सुनो। कि आप इस बात को स्वीकार करते हैं। ठीक है रंजीता जी सुन लीजिए एक बार जरा, काफी देर से इंतजार में है बाल मुकुंद शर्मा जी भी। जब वो किसान जब आगे रास्ता बंद कर दिया, इस तरीके के बैरिकेड्स लगा दिए जैसे भारत पाकिस्तान सीमा पे हैं, जी तो किसान वहां बैठ गया और किसान 11 महीने से बैठा है। 600 किसानों का बलिदान हो चुका है। अब सरकार आज होश में आए या 2 साल के बाद होश में आए, किसानों ने ऐलान कर दिया 2024 तक का इनके पास पूरा अपना रहने का ठिकाना है। वो 2024 तक यहीं रहने वाले हैं, जब तक ये काले कानून खत्म नहीं होंगे किसान नहीं सर, आज जाने देखिए वाला है नहीं। किसानों की तरफ से जब अपने टेंट हटाए गए उसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी तो बैरिकेड्स हटाए ना। वो ठीक है जी। वो वार्ता देखिए, आज तो कोई किसान जिद नहीं कर रहा है। ये एक जमहूरियत में, प्रजातंत्र में ये अच्छी विधि है, अच्छा जी। एक प्रक्रिया है। बातचीत से सभी मसले हल होने तो चाहिए। यही तो आरोप किसान लगा रही है तो ना अभी बातचीत रंजीता करना जी भी तो चाहते यही हैं, आरोप लगा जो- रही है, बीजेपी यही तो आरोप लगाती आई है। अब भाई किसान तय करेंगे ना कि उनको आगे जाना है कि नहीं जाना है, या वो यहाँ बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। देखिए जो 11-12 दौर की बातचीत हुई है वो वार्तालाप किसानों और सरकार के बीच में है। जी। कानून सरकार ने बनाया है, किसान विरोध कर रहे हैं। जी कांग्रेस को तो बदनाम कर रहे हैं लोग, ठीक है कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है, ये हम आज भी खुले तौर पे कहते हैं। जी। लेकिन ये जो कानून, काला कानून है, ये बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाया और किसान विरोध कर रहे हैं। जी। और दोनों की वार्तालाप चली हुई है। नहीं तो- इनकी वार्तालाप भी दोनों पक्षों में चले। कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और वो खड़ी रहेगी। कांग्रेस हम राजनीतिक तौर बाल पर मुखर्जी मुझे जी समझाइए ना, नहीं देखिए देखते। अभय चौटाला जी ने तो इस्तीफा दिया। उन्होंने दावा किया कि भाई हम किसानों के समर्थन में इस्तीफा दे रहे हैं, और साबित करने की कोशिश की। अब वो साबित हुआ नहीं हुआ, वो इलाहाबाद उपचुनाव नहीं, के नहीं। नतीजों के बाद देखिए, तय हो अभय- जाएगा। लेकिन अभय क्या चौटाला- भूपेंद्र हुड्डा साहब ने इस्तीफा दिया? क्या कुमारी अभय सैलजा ने चौटाला इस्तीफा ना- दिया? मैं बताता जी। हूँ अभय चौटाला जी ना 3 में ना 13 में, जी यहाँ भाजपा की गवर्नमेंट है और हम मुख्य विपक्षी दल हरियाणा में। जी एक विधायक था, पंचायत मेंबर भी दूसरा है नहीं। कांग्रेस वो उन्होंने ना तो इस्तीफा देने को किसी ने कहा, ना चुनाव लड़ने को किसी ने कहा। ये इंडियन नेशनल लोक दल का ड्रामा है। ये जमीन तलाशने के लिए इन्होंने रिजाइन नहीं तो दिया। जिस व्यक्ति, जिस पार्टी ठीक के है, पास आप एक कह रहे हैं पंचायत कि मेंबर भी सर आप नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूं। इनेलो आप कह रहे हैं कि न 3 में न 13 में, तो कह दीजिए ना कि बीजेपी भी ठीक कह रही है। सुभाष बराला साहब ठीक कह रहे हैं कि भाई उंगली काट शहीद होने की कोशिश कर रहे थे अभय चौटाला, कह दीजिए। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, अगर रिजाइन दिया था, जी हम मानते इस बात को, रिजाइन दिया था कि काले कानून है, जी। कानून तो वहीं स्टैंड कर रहे हैं, चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? अगर कानूनों के पूछ के खिलाफ ही लड़ेंगे चुनाव क्या? दिया था, जब बाल तक वो मुकुंद जी, कानून इसके नहीं लिए हटते आपकी इजाजत उस लेनी दहलीज पड़ेगी पे नहीं क्या? जाना चाहिए था। ये कोई पैमाना तो तय होता ना। कानून वहीं की वहीं है, फिर इस्तीफा देकर के दोबारा विधायक बनने, क्या वो विधायक बन के फिर इस्तीफा देंगे? क्या वो विधायक बन के फिर इस्तीफा देंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, जब एक विधायक महोदय ने इस्तीफा दिया कानूनों के विरोध खिलाफ में, कानून तो वहीं स्टैंड कर रहे हैं। कानून तो अभी ना बदले हैं, ना हटे हैं, ना सरकार मान्य है, ना उसके बाद कोई वार्तालाप हुई है। जब से अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया उसके बाद कोई वार्तालाप नहीं हुई, कोई टेबल पर ही बैठे, फिर दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बाल मुकुंद शर्मा जी, मैं समझना चाह रहा हूं, आप ये दावा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि भाई कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। किस आधार पर आप ये दावा कर रहे हैं? सिर्फ टीवी डिबेट्स में बैठकर ये कहने के लिए कि किसान यहीं 2 साल तक बैठा रहेगा, तब तो बीजेपी आरोप लगाएगी ना सर कि आप गुमराह कर रहे हैं। या तो साबित करिए, या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस्तीफा दें, या बाकी विधायक इस्तीफा दें, कुमारी सैलजा इस्तीफा दें, हमें कोई या फिर आप कह का दीजिए शौक कि नहीं है। जो इस्तीफा देने वाले लोग हैं वो उंगली काटकर शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात तो तय कीजिए ना सर। हमें कोई डिबेट बनाने का शौक नहीं है। नहीं आपने सर, बुलाया तो हम आए हैं। नहीं, मैं तो सम्मान के साथ आपको बुला रहा हूं, लेकिन मेरा एक सवाल है, उस सवाल को समझिए। हाँ बोलिए। जी,
मेरा ये सवाल है, या तो भाई अगर आप किसानों के समर्थन में, तो आप भी जिस तरह से अभय चौटाला ने जी इस्तीफा दिया, आपके विधायक भी, आपके नेता प्रतिपक्ष भी, प्रदेश अध्यक्ष भी इस्तीफा दे, या फिर देखिए भविष्य जी, मेरी बात सुनिए, आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति, हम भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जी। आजादी 90 साल का टाइम लग गया हमें। आजादी की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति से 1947 में 90 साल का टाइम लगा आजादी में जी। और ये आजादी में कांग्रेस का बड़ा योगदान रहा। कांग्रेस ने आजादी लड़ाई लड़ी, ये किस लिए लड़ी थी? जमहूरियत के लिए लड़ी थी, प्रजातंत्र के लिए लड़ी थी। हमने चुनिंदा लोग हैं, चुन के आए हैं, हम जो लोगों की आवाज विधानसभा में रखेंगे, लोकसभा में रखेंगे। ये किस संविधान में लिखा है कि हम इस्तीफा देके भाग जाएंगे? ठीक है, हम भागने वाले लोगों में से नहीं। ठीक है, आप भागने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन क्या अभय चौटाला कंफ्यूज कर रहे हैं किसानों को, विधानसभा में? मेरी बात सुनिए, हरियाणा में हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, संसद में हम ट्रैक्टर लेके गए, संसद में हमने पुरजोर तरीके से मांग रखी, और जहां पर किसान धरने पे बैठे थे जंतर मंतर में, वहां राहुल जी सारे विपक्ष को लेकर के पहुंचे। ये हमारा प्रदर्शन का सहयोग है और हम प्रजातांत्रिक मूल्यों के मानना रखते हैं, प्रजातंत्र मूल्यों के साथ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आपने अपनी बात अलग अलग तरीकों से रखी, मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन क्या अभय चौटाला कंफ्यूज कर रहे हैं किसानों को? खुद कंफ्यूज है, अभय चौटाला खुद कंफ्यूज है। मैं ये कह रहा हूँ, वो अविश्वास प्रस्ताव पे आते वहां सरकार के खिलाफ मतदान करते हैं, सरकार के खिलाफ दूसरे विधायकों को चलिए आपके सवाल का जवाब लेता हूं ओमकार सिंह जी। अगर इस्तीफा दे ही दिया था तो अब लड़ने की जरूरत क्या थी? जी ठीक है, जवाब दीजिएगा सर। घूम फिर कर जो तलवार आ रही है आप ही के सर पर आ रही है। ये कहते हैं अभय चौटाला जी उंगली कटा के शहीद होना चाहते हैं, तो भाई आपको किसने रोका? आप उंगली कटवाओ, पैर कटवाओ तो कुछ जी। और ये मैं देख रहा हूं मशीन बार-बार दिखा रही है, आजादी की लड़ाई लड़ी है, कटवाई है। और हमने तो शहादत दी है, हमारी तो 3 पीढ़ियों ने शहादत दी है, हमने तो 3 पीढ़ियों ने शहादत दी है, जंग आजादी की लड़ाई लड़ी है। आपकी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में फेल हो चुकी है। अगर आप विपक्ष की भूमिका निभाते, 3 दिन का शासन था, और जब कृषि बिल की बात आई, आपके नेता प्रतिपक्ष चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। आखिरी कमेंट रंजिता मेहता जी, आखिरी कमेंट, क्या जो नरमी दिखी है पुलिस और किसानों के बीच के समन्वय में, इसकी गरमाइश एलनाबाद के चुनावी नतीजों के आंकड़ों में भी दिखेगी बीजेपी के पक्ष में? भविष्य में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि किसान आंदोलन तो बहुत देर पहले ही खत्म हो चुका है। जो ये बॉर्डर पे जबरदस्ती बिठाए गए थे, ये विपक्ष के पेड वर्कर्स थे। कहीं ना कहीं आज जब उन्होंने अपने चुनावी स्टंट दिखाने के लिए टेंट हटाए, तो अपने आप बॉर्डर खुल गए, जो अब तक ब्लॉक चल रहा था। ठीक है मैडम, तो क्या उम्मीद करें कि बातचीत के रास्ते खुल जाएंगे अब? बातचीत के रास्ते, क्योंकि वो भी 11 महीने, 1 साल भर से ज्यादा हो गया। खुलेंगे, भविष्य बिल्कुल खुलेंगे। और 2013 में जब बड़े चौटाला जी जेल गए थे, तब उस समय इंडियन नेशनल लोक दल का 27% वोट शेयर था और 19 सीट थी। आप देखिए कि 2019 तक आते आते ये 1 सीट में बातें सिमट गए और 1.8% वोट शेयर रह गया। उसमें से भी 1% एलनाबाद की जनता ने दिया था। तो पूरे हरियाणा में 0.1% पहुंचने वाली ये पार्टी आज किस बात को लेकर चेहरा उतार रही है अपना? आज इनके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अलावा और कोई चेहरा नहीं है, अपने परिवार के बाहर ये बात नहीं करते। तो आज अगर आप वाकई किसान और किसानियों की बात करते थे, तो किसी किसान चेहरे को क्यों नहीं अपनी पार्टी से लड़ाया? चलिए ठीक है, माफी के साथ रंजिता जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, वक्त मेरे पास खत्म हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओमकार सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और बाल मुकुंद शर्मा जी, आपने भी इस डिबेट के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उपचुनाव एलनाबाद का है और आंदोलन की जो तपिश है वो इस उपचुनाव में महसूस की जा सकती है। आरोप प्रत्यारोप बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन कल उपचुनाव के लिए मतदान होना है और यही फैसले की घड़ी है। तो इसी के साथ आज इस बड़ा मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।